हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज में। आइए करते हैं एडुटेरिया बीपीएससी एईडीओ समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अच्छे से कंप्लीट किया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। जो भी चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। साउथ से लेकर के हमको नॉर्थ की तरफ व्यवस्थित करना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं पहले कौन कौन से पहाड़ियां दिया हुआ है और कहां पर है। सबसे पहले दिया हुआ है राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियां जो है यह झारखंड में है। कहां पर? ये झारखंड में। उसके बाद दिया हुआ है शेवराई की पहाड़ियां। शेवराई की पहाड़ियां कहां पर है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक। उसके बाद फिर है नल्ला मलाई पहाड़ियां। नल्ला मलाई कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है यह पूर्वोत्तर घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, इसके संगम पर है। जैसे मान लेते हैं, देख लीजिए इस तरह से इंडिया का मैप है। इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर तो ये जो नल्ला मलाई पहाड़ियां है वह यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, यह इसका जो ऊंची चोटी है दोदा बेटा है, याद रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर मान लीजिए या तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तो केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में मान लीजिए, और सबसे दक्षिण तरफ है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उसमें से। तो इस तरह से हम देख लिए। तो सबसे पहले जो आ जाएगा 1 नंबर में नीलगिरी की पहाड़ियां, 4 नंबर आ जाएगा। तो ये राजमहल की पहाड़ियां तो सबसे किधर है? उत्तर की तरफ है। तो एक ऑप्शन वाला तो सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद पहले 4 नंबर आ जाएगा। तो 4 वाला ऑप्शन सिर्फ सी में है। फिर उसके बाद 2 नंबर शेवराई की पहाड़ियां आ जाएगी जो तमिलनाडु में है। फिर आ जाएगा 3 नंबर में नल्ला मलाई की पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में है। फिर राजमहल की पहाड़ियां। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो ग्रीष्म संक्रांति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यह 21 जून को होते हैं। ठीक है, जिसको समर सोल्स्टिस कहते हैं, 21 जून को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो जो नदियों की विसर्प वाहिका है जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह आमतौर पर कहलाती है चौर। क्या कहलाती है? वह कहलाती है चौड़। जो नदी की होती है, जैसे नदी बहती है, ठीक है, एक जगह पे जाकर के वह मुड़ जाती है। ठीक है, वक्र के, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है और एक जगह पे जाकर के वह वक्र के तरह से ऐसे बनती है। ठीक है, इधर से भी धारा जाती है और सीधा धारा जाती है। इससे क्या होता है? इधर गौखुड़ के तरह, मतलब गाय के खुड़ के तरह यहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें पानी जाकर के रुक जाती है और एक झील बनती है जिसको ऑक्सबो झील या फिर गोखुर झील कहा जाता है। और वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है चौर। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा कटिबंधीय घास मैदान कौन से देश से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कैंटरबरी। तो कैंटरबरी जो है यह न्यूजीलैंड में है घास की मैदान। तो 1 का हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है पुस्ताज कहां पर है? तो यह हंगरी में है, या बी का हो जाएगा 2। उसके बाद वेल्ड घास का मैदान कहां पर है? वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद फिर पंपास दिया है, तो पंपास अर्जेंटीना में है। तो डी का हो जाएगा 1। इस तरह से देख लिए 3 2 4 1। यह कितने नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है। तो हिमालय के सभी श्रृंखलाओं को जो काटती है वह कौन सी नदी है? देख लेते हैं। जो हिमालय की श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ठीक है, उसका ग्रेटर हिमालय है, तिब्बत है, इस सबको जो काट करके आती है वह कौन सी है? तो सतलज नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। ठीक है,
और यह सिपकिला दर्रा से होते हुए आती है जो हिमालय के सभी श्रृंखलाओं को काटते हुए आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से जो चट्टान बनती है वह चट्टान कहलाती है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? जो अक्षांश रेखाएं हैं वह पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह ग्लोब है, ठीक है, तो इस पे सबसे बीच में जो एक रेखा है वह 0 डिग्री है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसके बाद 1 डिग्री से जाते हुए ये यहां तक आती है, यहां पर पोल के पास 90 डिग्री तक, ठीक है। उसी तरह से 1 डिग्री पर इधर भी नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, दक्षिण गोलार्ध की तरफ आते आते यहां पे आती है साउदर्न हेमिस्फीयर में पोल के पास 90 डिग्री तक। तो ये सभी तो रेखा है, ये जो 90 डिग्री पर है यहां पर ये भी एक रेखा नहीं है, ये भी रेखा नहीं है, ये दोनों कितना है? तो ये दोनों 0 मतलब एक डॉट जैसा है, लाइन तो नहीं है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो 90 90 180 प्लस 0 डिग्री 181 हो जाता है। कितना हो जाता है? 181 हो जाता है। लेकिन ये 90 डिग्री और ऊपर का और नीचे का 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और साउदर्न हेमिस्फीयर का दोनों का पोल जो है यह दोनों अगर माइनस कर देंगे 181 में तो कितना बच जाएगा? तो 179 टोटल लाइन है, ठीक है, क्योंकि यह पॉइंट जो है पोल वाला, ठीक है, यह गिनती नहीं किया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 181 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना हुआ? 179। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मिलान करें। हमको मिलान करना है, तो देख लेते हैं मिलान में क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो सूची 1 में चट्टान तंत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा चट्टान किस जिले में है। सबसे पहले दिया विंध्य, तो विंध्य जो होता है यह कैमूर में है, ठीक है, यह एक जिला दिया हुआ है, बिहार का है सब। तो देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरह से बिहार का है, एक छोटा अंडरस्टैंडिंग मैप बना लेते हैं, इस तरह से ही है, ठीक है। तो कैमूर जो है वह इस क्षेत्र में पड़ता है और विंध्याचल रेंज भी जो है इधर पड़ता है, क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, और मध्य प्रदेश आ जाता है। तो इस क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र पड़ता है। तो विंध्य चट्टान जो है यह कैमूर में आ जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है चतुर्थक, तो चतुर्थक जो है यह कहां पर पड़ता है? तो यह वैशाली में पड़ता है, तो इसका हो जाएगा बी का 4। उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या है? धारवाड़, तो धारवाड़ चट्टान जो है यह पड़ता है राजगीर में, ठीक है। और फिर तृतीयक जो है यह कहां पर पड़ता है? यह पश्चिमी चंपारण में। तो इस तरह से हम देख लिए क्या सब है। ए का 2, ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, ठीक, और सी का हो जाएगा 1, और डी का कितना हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा 3। तो देख लेते हैं इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है 2 4 1 3, एक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा 2 4 1 3 ही हमारा उत्तर होगा, जो ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं 9वां नंबर। बाकी एक बार आप लोग भी देख करके सही से कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन देख लेते क्या है? महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर श्रेणी से यह निकलती है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। तीसरा क्या है? नर्मदा नदी विंध्य से निकलती है, ये नर्मदा नदी विंध्य से नहीं निकलती है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार के पश्चिमी तट से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक के पठार से पश्चिमी तट से निकलती है, मतलब अमरकंटक के पश्चिमी तट से निकलती है, विंध्य से नहीं, अमरकंटक से निकलती है। तो ये कथन जो है सही नहीं है, हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विंध्य नहीं होगा यहाँ पर, अमरकंटक, ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इसमें कथन सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? हमको बताना है जो कौन सी
ठंडी जलधारा नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, एंटीलीज जलधारा। तो एंटीलीज जलधारा ही है जो गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा नहीं है। तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ कुछ जलधारा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ जलधारा देख लेते हैं और वह ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे सुनिएगा, हम्बोल्ट जलधारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम्बोल्ट जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑप्शन में देख लें केनाडी जलधारा। तो केनाडी जलधारा भी यह है जो है यह ठंडी जलधारा है, यह भी याद रखिएगा। कैलिफोर्निया जलधारा यह भी ठंडी जलधारा है। उसके बाद लेब्राडोर जलधारा जो होता है, लेब्राडोर यह भी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी। और बेंगुएला धारा जो होता है वह भी ठंडी जलधारा है। और फॉकलैंड जलधारा जो है यह भी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड धारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके बाद गर्म का कुछ कुछ नाम याद रखिए। ऑप्शन में एक जो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें एंटीलीज जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है। बाकी ब्राजीलियाई जलधारा गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यह भी गर्म जलधारा है, कुरोशियो जलधारा तो यह भी गर्म जलधारा है, और नॉर्वेजियन जलधारा जो है यह भी गर्म जलधारा है। तो इसमें देख लेते हैं, हमको ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब जो गर्म है, इसमें एंटीलीज जलधारा है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो केचुए के बारे में देख लेते हैं असत्य कथन क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। बिल्कुल सही है, केचुए आने वाले जो रास्ते में मिट्टी होता है उसको खाता है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, ये गलत है, इसमें अस्थियां बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो ये असत्य कथन यही है, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें केचुए में जो होता है अस्थियां नहीं पाई जाती है, इसमें लिखा हुआ अस्थियां पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो असत्य कथन है। चलिए करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है, ये गलत दिया हुआ है। हल्की तो होती है लेकिन मुलायम नहीं होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो उसकी अस्थियां जो होती है वह मजबूत होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पक्षियों के उड़ने हेतु अनुकूलित जो होता है, इसमें सही कथन सत्य कथन जो है वह है 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह है। तो जो परिपथ को जोड़ अथवा इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है, वह तो स्विच होता है। अगर ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, ऑफ करते हैं तो वह परिपथ को तोड़ देता है जिससे बल्ब नहीं जलता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है। तो पाचन जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें जो सही क्रम होगा वह क्या है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मुंह गुहिका होता है, फिर ग्रसिका होता है, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत्र, फिर वृहद्रांत्र। ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है। तो ये हो जाएगा बकल कैविटी, मुंह से शुरू होगा, फिर ग्रसिका में जाएगा, फिर अमाशय मतलब पेट में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगी, फिर बड़ी आंत में जाएगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं का विनाश करता है, तो यह हो जाएगा ए का 2। दूसरा क्या है, म्यूकस जो होता है जिसको श्लेष्मल कहते हैं, तो वह जो है अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है, तो ये हो जाएगा बी का 4। ठीक, उसके बाद क्या है, जठर रस। जठर रस जो होता है यह प्रोटीन का विघटन करता है, तो ये बी का 4 हो जाएगा। और यह प्रोटीन का विघटन करता है, तो सी का हो जाएगा 1।
उसके बाद फिर पित्तरस है। पित्तरस का काम क्या है? वसा पाचन में उपयोगी होता है पित्तरस। इसका हो जाएगा डी का 3। इस तरह से 2 4 1 3 यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। तो अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है, तो ऑक्सीजन उसमें हम तो इन्वायरमेंट से लेते हैं, जो हमारे वातावरण में गैस प्रेजेंट है उसी को हम डायरेक्ट सांस लेते हैं ना, अंतः श्वसित करते हैं, इनहेल करते हैं। तो उसमें हमारे ये कंपोजिशन में कितना है? 21% ऑक्सीजन है, तो वही 21% आता होगा सब गैस के साथ में। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04% है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा 21% एवं 0.04%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देख लेते क्या है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? फिर उत्तल लेंस आवर्तक लेंस की भांति प्रयोग होता है, ये भी सही है, सी नंबर। अगला फिर डी नंबर क्या है? समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है। जो समतल दर्पण होता है वह सीधा बिंब के साइज से छोटा नहीं समान बनाता है, ठीक है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटा नहीं समान बनाता है प्रतिबिंब। 18वां नंबर देख लेते हैं। इसमें भी हमको देखना है क्या है? बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो बल के संदर्भ में देख लेते हैं क्या कहता है? एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इधर से 3 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, और फिर इसी में इधर से एक आदमी और 5 न्यूटन लगाएगा, तो ये और तेजी से आगे की तरफ भागेगा तो कितना? पहले 3 से भाग रहा था धीरे धीरे और 5 न्यूटन लग गया, तो कितना? 8 न्यूटन लगा, तब तेजी से भागने लगा। तो एक ही दिशा में अगर हम बल लगाते हैं तो वह जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य होता है, ऐसा नहीं है, शून्य नहीं होता है, वह निगेटिव हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है इधर और इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से 3 न्यूटन लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे इधर की तरफ आएगा। अगर मान लेते हैं इस 3 को हम हटा देते हैं तो ये तेजी से जाएगा, लेकिन अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे आएगा, तो शून्य नहीं हो सकता है। विपरीत दिशा में अगर लगाए गए बल समान होगा, इधर से भी 5 इधर से 5 न्यूटन, तो वह शून्य हो सकता है, लेकिन यह परिणामी बल सदैव शून्य नहीं हो सकता है। तो ये जो है कथन असत्य है, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत सुमेलित है। सबसे पहले दिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहलाता है, जिससे द्रव से गैस में चेंज होता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद फिर क्या है? ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन जो है यह ठोस से गैस में होता है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होता है? इसमें गैस से जो होता है ठोस में चेंज होता है, तो किससे? गैस से, द्रव से नहीं, गैस से। यहाँ जी लिख देते हैं, गैस से होता है, तो यही जो असत्य मतलब सही सुमेलित नहीं है। 1 मिनट, इसमें जो है सी नंबर यह सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? जैसे 1 मिनट देख लीजिए, जो द्रव है, द्रव से ठोस लिखा हुआ, ये गलत होगा, ठीक है। क्या चीज से? तो गैस से ठोस होगा, ये सही होगा उत्तर में, निक्षेपण में। अगला फिर दिया है संगलन। संगलन में क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलता है, ठीक है, गलता है। जैसे जिसको मेल्टिंग भी कहते हैं, बर्फ अगर गल जाता है पानी में तो वो संगलन होता है, तो ये सही है। तो जो सुमेलित सही नहीं है, गलत है, वह सी नंबर हो जाएगा। निक्षेपण में गैस से ठोस होगा, सही। चलिए करते हैं 20वां नंबर। तो 20वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। जैसे पहले देखो शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो था, जिसको पार्श्व, इसका देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले देखो शीर्षस्थ, एक तरफ उत्तक दिया हुआ है, एक तरफ पादप के भाग दिया हुआ है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो है, तो इसमें लिखा हुआ है तने की परिधि या मूल वृद्धि, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो तने की परिधि या मूल वृद्धि जो होता है वह शीर्षस्थ विभज्योतक से नहीं होता है, वह पार्श्व विभज्योतक से होता है। हम इसको मिलान ही कर देते हैं, तो ये
पार्श्व विभज्योतक से होगा इसका इसमें, ठीक है, तने की परिधि और मिलवे। उसके बाद क्या है, अंतर्विष्ट विभज्योतक, इसमें पौधे की पर्व संधियों के पास होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जो सही सुमेलित है। उसके बाद फिर क्या है, पार्श्व विभज्योतक, तो पार्श्व विभज्योतक जड़ों एवं तने में वृद्धि वाले भाग पर नहीं होता है, इसमें होता है क्या, शीर्षस्थ विभज्योतक होगा। तो ये इस तरह से ये दोनों गलत है, 1 और 3। जो सही सुमेलित है वह सिर्फ दूसरा नंबर है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है। तो अपोहन विधि द्वारा जो पृथक किया जाता है वह किसको, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को पृथक किया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उत्प्लावन बल जो होता है इसमें देख लेते हैं क्या है, यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, यह बिल्कुल गलत है। तो वस्तु पर या नीचे की ओर नहीं लगता है। जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी पानी है, इसमें भरा हुआ पूरा, ठीक है, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, कोई भी प्लास्टिक का या हल्का ऑब्जेक्ट, एक खाली बोतल डालते हैं बंद करके प्लास्टिक का, ठीक है, अगर हम इस बोतल को इसमें डालेंगे और इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, लेकिन इस पे क्या होता है, एक नीचे से फोर्स लगता है जो इसको हमेशा ऊपर की तरफ ढकेलता है, वही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो वस्तु पर यह नीचे की ओर नहीं लगता है, यह ऊपर की ओर लगता है, नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, किधर, ऊपर की ओर लगता है। तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा क्या है, इसका परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, इसका परिणाम जो है वह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा वह सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा होगी, ठीक है। तो एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक वस्तु है जिसको 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, उसमें विद्यमान ऊर्जा पूछ रहा है। तो मास कितना है, हम सीधा लिखते हैं m बराबर 10 kg, ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है, h बराबर 6 मीटर। तो इसमें जो हम ग्रेविटी कितना लगेगा, g तो दिया है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे, क्या mg और h, मास के जगह मास डाल दीजिए, g की जगह 9.8 डाल दीजिए और h की जगह 6 डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका तो ये नीचे 10 आएगा, ये कट जाएगा, तो 98 गुना 6, 6 8 है 48, जो इकाई स्थान पे 8 आएगा, तो 600 घटा 2 6 12 माइनस कर 588 जूल हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है वह बर्फ का पिघलना, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं 25वां नंबर। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं, ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को। लिखा हुआ है ऑक्सीन, तो ऑक्सीन का क्या काम है, तो यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि का काम करवाता है, तो ये हो जाएगा ए का 3। दूसरा दिया हुआ है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या है, कोशिका विभाजन का है, तो बी का हो जाएगा 4, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई। उसके बाद फिर क्या है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कौन है, तने की वृद्धि में सहायक करती है जिब्रेलिन, इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद फिर क्या है, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है यह पत्ती का मुरझाना से जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा डी का 2। इस तरह से हम जो देखें क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, 3 4 1 2 हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, 26वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के संदर्भ में हमको देखना है जो बिंब की स्थिति है और प्रतिबिंब की स्थिति है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है और उसका जो फोटो है, प्रतिबिंब जो है, इमेज है, वह कहां बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो जब P और F के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो फिर फोटो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, तो ये हो जाएगा A का 4, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंटर पे अगर रखा जाएगा, C पर रखा जाएगा, तो उसका
कहाँ पर बनेगा, तो वह सी पर ही बनेगा। अगर सेंटर पर रखेगा तो वह सी पर ही बनेगा, तो बी का हो जाएगा 3। और सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर रखा जाएगा तो फिर कहाँ पर बनेगा, तो वह बनेगा सी से परे। ठीक है, सी से परे पीछे, तो ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर एफ पर रखेगा तो अनंत पर बन जाएगा, फोकस पे रखेगा तो इसका हो जाएगा 1। 4 3 2 1। यह देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितने में, तो ऑप्शन सी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो होता है औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है, तो वह 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं अगला, क्या है, हीरोइन या फिर मॉर्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यह पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह लेटेक्स से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, लेटेक्स से। ऐसा मान लीजिए अगर पोस्ता कच्चा रहता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिससे उसके छिलके को हटा करके यूज किया जाता है, जिससे हीरोइन बनता है, या फिर कहिए जो नशीली पदार्थ बनता है। ठीक है, और वह पोस्ता के किससे बनता है, तो लैक्टेस से बनता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिसको स्मैक भी कहते हैं। ठीक है, हीरोइन कहते हैं, नाक से जोर से सांस लेकर के खींचा जाता है, ये इसी से पोस्ता दाना के लेटेक्स से बनता है। चलिए करते हैं उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विटामिन के शरीर के किस अंग में जमा होता है। तो विटामिन के जो है यह शरीर के किस अंग में जमा होता है, तो यह जमा होता है लीवर में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन, क्या कौन सी धमनी डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़े तक ले जाती है। तो डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़े की तरफ जो ले जाती है वह कौन सी धमनी है, तो वह है पल्मोनरी धमनी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो 2 बार अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ वह हुआ विलियम वेडरबर्न को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉर्ज यूले ये सब एक बार हुए हैं, जॉर्ज यूले भी एक बार हुए हैं, अल्फ्रेड वेब भी हुए, तो वह एक बार हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो सूची 1 सूची 2 को हमको मिलान करना है। एक तरफ वेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उस वेद में क्या दिया हुआ है, मतलब किस सोर्स से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ जैसे देख लेते हैं सूची 1 में वेद दिया हुआ है, तो ऋग्वेद जो है यह प्रार्थनाएं और स्तुति है इसमें, तो इसका हो जाएगा ए का 4। दूसरा दिया यजुर्वेद में दिया हुआ है स्तोत्र और कर्मकांड दिया हुआ, तो बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सामवेद दिया हुआ, तो सामवेद जो है इसमें संगीतमय स्तोत्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद फिर अथर्ववेद दिया हुआ, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, यह हो जाएगा डी का 3। तो 4 2 1 3 यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही सुमेलित है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो जहाज का चित्र जो बना हुआ था वो सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर, तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर बना हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या है, हिंदू लोग शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, नहीं, उस समय शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे। तो यह ऑब्वियस है, जो गुप्त के राजा होंगे, नरेश होंगे, वह विष्णु के उपासक ही होंगे, उपासक होंगे। तो ये जो है कथन सही नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुप्त नरेश जो थे वह विष्णु के उपासक थे, इसमें लिखा हुआ नहीं थे, ये गलत है। अगला है देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगृह बनने लगे, ये भी बिल्कुल सही है। रामायण महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सही कथन
नहीं है। अगला देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखते हैं क्या क्या युग्म दिया हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है महागरा। तो महागरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है सब पौराणिक जो साइट्स है, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, महागरा। महागरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेते हैं महागरा जो पूरा स्थल है यह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और इसमें चावल और मवेशी के अवशेष मिले थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर बुर्जहोम। तो बुर्जहोम कहाँ पर है, यह कश्मीर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। बुर्जहोम कहाँ पर, कश्मीर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें दिया हुआ है फिर हल्लूर। हल्लूर जो है यह कर्नाटक में अवस्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ये गलत दिया हुआ है। कहाँ पर है, ये याद रखिएगा, कर्नाटक में हल्लूर है। तो जो इसमें क्या देखना था, सुमेलित नहीं है देखना था, तो हल्लूर सुमेलित नहीं है। उसके बाद क्या है, पय्यमपल्ली। तो पय्यमपल्ली जो है यह इसमें लिखा हुआ है तेलंगाना में, तो यह तेलंगाना में नहीं है, यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। यह भी सही सुमेलित नहीं है। तो 3 और 4, हल्लूर जो है यह कर्नाटक में, और पय्यमपल्ली जो है यह तेलंगाना में है। तो जो सही सुमेलित नहीं है 3 और 4 है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, क्या है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था, यह किया था लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो युद्ध था यह मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। यह 1700 कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजी के मध्य अंतिम युद्ध लड़ा गया था। कब, 1799 में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी युद्ध में जिसका नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली कर रहे थे। ठीक है, मैसूर को जीतने के कारण लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है मार्विक्स उपाधि प्रदान की गई थी। क्या चीज की, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली को, जब यह टीपू सुल्तान से यहां पर जीता था मैसूर का। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुई थी, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1790 से लेकर के 1792 के बीच में हुई थी, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था और हार हुई थी, और जो मैसूर था उसको अंग्रेज ने जीत लिया था, और इसको जीतने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथन है वह देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यह कांसे से परिचित थे, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो पहला ही असत्य दिया हुआ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें दिया हुआ, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर था, बिल्कुल सही है। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग से पकी मिट्टी से बनी हुई मूर्तिकाएं फिगरिंग कहलाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, ये बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर जो असत्य कथन दिया हुआ है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कांसे से परिचित नहीं थे, बिल्कुल वह कांसे से परिचित थे, क्योंकि उस सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो द्विज जो प्रयुक्त होता था यह उच्च वर्ण के लिए होता था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो महबूब ए इलाही जो कहा जाता है यह शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। किसको, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो महारानी विक्टोरिया
भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1908 ईस्वी में, 1 मिनट, हाँ, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा जो दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता को, यह दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को इसके बाद 6 वर्ष के लिए बर्मा के मेंडले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, 1908 में स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें बर्मा म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया था या रखा गया था। चलिए करते हैं इसका 42वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया है यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। और डीएवी स्कूल जो है दयानंद एग्लो वैदिक, यह भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है? अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम की समाप्ति नहीं की गई, इसमें और विस्तार किया गया था। क्या किया गया? विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सत्य कथन है, सही कथन है, 1 और 2 है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं इसका 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। अगला देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में जो फांसी दी गई थी वह किसको दी गई थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। किनको? राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए इसके बाद करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो 1929 में अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को जो फहराया था, यह फहराया था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। क्या है? फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो फिनिक्स फार्म कहिए, फिनिक्स आश्रम कहिए, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कब की थी? याद रखिएगा, 1904 में। कब? 1904 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। यह उनके सत्याग्रह और सामुदायिक जीवन के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। चलिए इसके बाद करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाद की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा नियम कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1929 ईस्वी में, जिसको शारदा एक्ट कहते हैं। यह किसके लिए लाया गया था? जो लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु के लिए। तो जिसमें लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी, मतलब बॉय का, लड़का का 18 और लड़की का कितना? 14। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 और 18। चलिए इसके बाद करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो जो प्रकाशित पहला समाचार पत्र था भारत में, तो यह कौन सा था? यह था द बंगाल गजट। कौन सा था? द बंगाल गजट था। अब पूछा जाएगा द बंगाल गजट जो है, इसके प्रकाशन कौन किए थे?
तो ये प्रकाशक इनके कौन थे? तो इनके प्रकाशक थे जेम्स आंगस्टन हिक्की। कौन थे? जेम्स आंगस्टन हिक्की। चलिए इसके बाद करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा जो था यह संबंधित था मराठा भू राजस्व प्रथा से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर देख लेते हैं क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में प्रावधान दिया हुआ है और सूची 2 में अधिनियम दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सा प्रावधान किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की पूर्णतः समाप्ति, मतलब मोनोपोली जो था उसको समाप्ति किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की पूर्णतः समाप्ति किया गया था यह 1833 के अधिनियम में। तो इसका हो जाएगा ए का 2। दूसरा दिया हुआ है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति। तो भारत में प्रचार की अनुमति 1813 अधिनियम के तहत दिया गया था। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद फिर क्या है? सिविल सेवकों को की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत यह 1861। एक मिनट देख लेते हैं क्या है। सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1853 अधिनियम में की गई थी। तो यह हो जाएगा सी का 3। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया था तो 1861 में किया गया था। डी का 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 यह देख लेते हैं कितने नंबर में है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला करते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समिति दिया हुआ है, सूची 1 में समिति दिया हुआ है और सूची 2 में उसका अध्यक्ष दिया हुआ है। तो कौन से समिति के कौन अध्यक्ष है इसका हमको मिलान करना है। सबसे पहले झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद उद्देशिका समिति। उद्देशिका समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष जो थे यह उषानाथ सेन थे। इसका हो जाएगा सी का 4। अल्पसंख्यक समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 1 4 3 यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो 2 1 4 3 जो है यह ऑप्शन नंबर सी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें न्यायिक सुविधा देख लेते हैं क्या सब है राज्यपाल की। तो राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। क्या है? उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं कर सकता। यह भी बिल्कुल सही है। 2 माह के अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन, एक मिनट, क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 55वां नंबर क्वेश्चन है निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया? तो जो मौलिक अधिकारों के श्रेणी में शामिल किया था वह निजता के अधिकार को, तो यह क्या था? पुट्टस्वामी वाद से। फिर से सुनिए क्या है? निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया था? तो यह पुट्टस्वामी वाद की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति जो याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? फिर से सुनिए क्या है? निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? तो यह है अधिकार परीक्षा के अंदर वैसा व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? जो भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है वह देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दोहरी राजनीति बिल्कुल है,
कठोर संविधान ये भी है। राज्यसभा में राज्यों की समान प्रतिनिधित्व, यह जो है भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो कुछ मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है, जो है धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 59 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। फिर से सुनिए, क्या है? संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री कर्तव्य है। सबसे पहले देख लें, संघ के मामले में प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को संप्रेषित करते हैं। बिल्कुल यह सही है, यह कथन सत्य है। उसके बाद क्या है? लोकसभा के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने की सभी निर्णय राष्ट्रपति को, बिल्कुल गलत है। ऐसा होता तो गठबंधन जो बनाया जाता है इधर खींचतान करके, ऐसा होता ही नहीं। गठबंधन अपने अनुसार वह करते हैं। ठीक है, तो यह कथन सही नहीं है, यह गलत है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उन मुख्यमंत्रियों की पहचान कीजिए जो प्रधानमंत्री बने। तो देख लेते हैं कौन सब है जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो चौधरी चरण सिंह, सबसे पहले चरण सिंह, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये सिर्फ प्रधानमंत्री रहे, ये कहीं की मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी वीपी सिंह ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव ये भी मुख्यमंत्री थे। तो ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी, ई ये सभी जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी की जाती है यह IMF के द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना की विधि नहीं है? तो उत्पाद विधि जो है यह GDP गणना की विधि है। आय भी है, व्यय भी है। जो ह्रासमान लागत विधि है यह GDP गणना की विधि नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 63वां नंबर। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथन क्या सब दिया हुआ है 63 नंबर में। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है। बिल्कुल सही है। बेरोजगारी में अगर वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में मंदीग्रस्त होने का सूचक है। बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। क्या है? बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। बिल्कुल सही है। वह सिर्फ देता है क्योंकि वह अर्न नहीं कर पाता है, सिर्फ खर्च करता है। तो अर्थव्यवस्था के लिए वह क्या होते हैं? देयता होते हैं। ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, 1 और 2। 64 नंबर देख लेते हैं। क्या है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के पूर्णिया जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला देखते हैं 65वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो मुद्रा के अवमूल्यन का जो सबसे संभावित प्रभाव होगा, आयात में वृद्धि, बिल्कुल गलत। निर्यात में वृद्धि, ये बिल्कुल हो जाए क्योंकि उसमें रुपया का वैल्यू जो है वह कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग कम पैसे में ज्यादा सामान लेंगे, तो निर्यात में वृद्धि होगी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवमूल्यन से सबसे संभावित प्रभाव जो होगा निर्यात में वृद्धि होगी। चलिए इसके आप देखते हैं 66 में। 66 में क्या है? भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ठीक है, किसका? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है उद्योग में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग में तो उतना पानी का यूज नहीं होता है, पेपर एंड पल्प में भी नहीं, टेक्सटाइल में नहीं, थर्मल पावर में पानी का सबसे ज्यादा यूज होता है, ताप शक्ति में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 67वां नंबर। क्या भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य जो पंचवर्षीय योजना में था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं 68वां नंबर।
68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो लीची अनुसंधान केंद्र जो स्थित है यह है मुशहरी, मुशहरी बिहार के मुजफ्फरपुर में है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं 69वां नंबर क्या है, अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वह 1620 में की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन सा है? मतलब हमको असत्य कथन देखना है जेपी आंदोलन से रिलेटेड में। सबसे पहले क्या है, 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है, जेपी ने छात्रों को निमंत्रण इस तथ्य पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और शुरुआत में सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा। बिल्कुल गलत है। यह पूरे देश के लिए, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश तक रहेगा फैला हुआ आंदोलन, इस पे वह स्वीकार किया था निमंत्रण। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कथन असत्य है। आगे क्या है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समय ही रेलवे कर्मचारियों ने भी अपना राष्ट्रव्यापी हड़ताल आह्वान किया था। यह भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 71वां नंबर। 71वां क्या है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण जो किया गया था वह किया गया था अनाज के भंडारण के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 72वां नंबर। 72वां नंबर क्या है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट का शायद 1916 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं 73वां नंबर क्या है, सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो सतयुग पत्रिका जो यह प्रकाशित किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 74वां नंबर। इसमें क्या है, असत्य कथन का चयन करें। तो हमको असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड इस तक है। ये भी बिल्कुल सही है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो असत्य है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं 75वां नंबर। 75वां नंबर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की क्रम की पहचान क्या है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का जो क्रम है वह हो जाएगा मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला 76वां नंबर देख लेते हैं क्या है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो चंदन का मैदान जो है यह कहां पर है? तो दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 77वां नंबर। 77वां क्या है, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। तो गंडक नदी और कोसी नदी के मध्य में जो है बागमती है, ठीक है, और कमला है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बागमती और कमला जो है, कमला बागमती यह गंडक और कोसी नदी के मध्य में स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 78वां नंबर। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बिहार का मानसून जो है वह अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। बंगाल की मानसून शाखा से प्रभावित होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बहुत नजदीक है और वहां से जो भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं उसका प्रभाव बिहार में भी देखा जाता है। तो बंगाल की मानसून शाखा से बिहार का मानसून अधिक प्रभावित है। चलिए इसके बाद करते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 80वां नंबर देख लेते हैं क्या है, विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में है वह अनुच्छेद है 169। अगला देखते हैं 81वां नंबर। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1
की खोज की है, तो वह कौन की है? तो वह की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S2025 U1 की खोज की है। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 82वां नंबर। क्या लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में से कौन 931 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो यह जो है वह N चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में आया है और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 का ऑप्शन नंबर डी, N चंद्रबाबू नायडू। चलिए अगला देख लेते हैं 83 नंबर। क्या है? कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? क्या सब शामिल है? एक लैंडर है, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है। तो यह कौन सा देश है? तो यह है रूस। चलिए करते हैं इसका 84वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया और वियना में आयोजित फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, 1 मिनट। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन का नया सदस्य बना? तो 69वें आम सम्मेलन का जो नया सदस्य बना, जो कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, तो यह कौन बना है? तो यह बना है मालदीव। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान जो हासिल किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, यह कौन सा है? तो यह है सिंगापुर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में इसमें सिंगापुर आ जाता है और 2 नंबर में स्विट्जरलैंड आ जाता है और 3 नंबर में आयरलैंड आ जाता है। पूछा जाएगा भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है 184 देश में 128वें स्थान पर है। कितने पर है? 128वें स्थान पर है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि जो प्रदान की है, यह किनको की है? तो नीरज चोपड़ा को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है, वह है केरल। अगला देख लेते हैं 88 नंबर। क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए हैं? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किया है? तो वह है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया? फिर से सुनिए, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया, तो वह किया है मनसुख मंडाविया ने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर देख लेते हैं। क्या है? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है एससी समुदायों के बीच गरीबी कम करना। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर देख लेते। क्या है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो राज्य शीर्ष पर है वह राज्य है उड़ीसा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है।
हो गया। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर देख लेते हैं, क्या है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? तो मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है, यह कौन है? जो केरल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, क्या है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी? तो कौन दी है? तो यह तमिलनाडु दी है। चलिए करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो ऑपरेशन सिंदूर में देख लेते हैं इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहले दिया 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। बिल्कुल सही है। क्या इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए? ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर देख लेते हैं, क्या है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया? तो पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया, यह कौन सा देश है? तो यह देश है चीन। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, 97 नंबर, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा, क्या है, सुफलम सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? क्या है, सुफलम सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? यह किया गया राजगीर में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुफलम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया कहां पर? राजगीर में। पूछा जाएगा सुफलम जो लिखा हुआ है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुफलम का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट। चलिए अगला देख लेते हैं 98 नंबर, क्या है, विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को जो अपनाया है, यह विश्व की कौन सा देश है? तो यह देश है जाम्बिया। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 99 नंबर, 113वां बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 113वां बिहार दिवस 2025 का जो विषय था वह उन्नत बिहार विकसित बिहार। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 100वां नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता है? तो पश्चिमी चंपारण में इसका उत्तर